देखो आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि आप आधार को एज अ आइडेंटिटी प्रूफ कंसीडर कीजिए। अगर कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि आधार को एज 12th इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट फॉर पीपल सीकिंग इंक्लूजन, मतलब आप एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ मानिए। और जो लोग इंक्लूजन चाहते हैं और एक्सक्लूजन चाहते हैं इलेक्टोरल रोल से, वो उसमें आप क्या है, आधार को यूज कीजिए। देखो रिसेंटली अभी बिहार का इलेक्शन बहुत चर्चा में है। वो क्यों चर्चा में है? क्योंकि आधार को एज अ आइडेंटिटी प्रूफ कंसीडर नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, 65 लाख वोटर जो है वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए कि वो एज अ वोटर हैं। ठीक है, इलेक्टोरल रोल में उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है कि आधार को आप क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ की तरह यूज करो, ना कि सिटीजनशिप। ठीक है, मतलब आप जो है आधार को आइडेंटिटी प्रूफ की तरह यूज़ कर सकते हो और सिटीज़नशिप की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो इस केस से रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविज़न देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो ये आर्टिकल आया है, बच्चे क्या है पढ़ तो लेते हैं मगर उनको न्यूज़पेपर में ये पता नहीं चल पाता है कि क्या लीगल प्रोविज़न है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, इस आर्टिकल में बात हो रही है। तो हमारा मेन मकसद यही रहेगा कि जब भी हम लेक्चर बनाएँ न्यूज़पेपर से, तो हम उसमें क्या लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, वो देख सकें। ठीक है? तो जैसा कि न्यूज़ में बताया गया है, 65 लाख वोटर एक्सक्लूड हो गए बिहार के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से। ड्राफ्ट क्या मतलब? ये फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट नहीं थी, फाइनल लिस्ट नहीं बनी थी। जो वोट देखो ऐसा होता है, अगर नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है, वोट डालने से पहले कैंडिडेट्स की लिस्ट बनती है और वोटर की भी लिस्ट बनती है। इस लिस्ट में वोटर्स के नाम होते हैं। तो जो ड्राफ्ट की तरह बनी, इसका मतलब है ये फाइनल लिस्ट नहीं है। तो ये जो लिस्ट बनी थी इसमें 65 लाख लोगों का नाम नहीं आया था। तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, डायरेक्ट दी है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है। कहा है आधार को आप एक एज़ अ आइडेंटिटी प्रूफ की तरह लीजिए। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। तो एक-एक करके एक-एक चीज़ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी स्टैटिक पोर्शन क्लियर हो जाए। देखो, करंट बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। करंट कम पढ़ोगे, तब भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। मतलब स्टैटिक से करंट को मिलाना है। जितना तुम करंट पढ़ रहे हो, उसको स्टैटिक में इमेजिन करो। अरे भाई, ये न्यूज़ आई है, तो इसमें कौन-कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल रिलेट होते हैं? क्या लीगल प्रोविज़न है? तो हम इसी पे बात करेंगे। तो इसमें पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम रिलेट करते हैं आर्टिकल 324 को। आर्टिकल 324 क्या है? ये जो है गाइडलाइन देता है सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल देता है इलेक्शन इन इंडिया। मतलब किस तरह से पार्लियामेंट के इलेक्शन कराए जाएँ, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराए जाएँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराए जाएँ और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे कराए जाएँ, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाइडलाइन दी जाती है आर्टिकल 324 के अंदर, ठीक है? इसमें म्युनिसिपल और पंचायत के इलेक्शन नहीं आते हैं, इसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराते हैं। जैसे 2024 का एग्ज़ाम्पल ले लो, 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या है, इलेक्शन कराया लोकसभा का और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट संज्ञान में लाया, मतलब इन्फोर्स किया। क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? देखो, जैसे इलेक्शन होने वाला है, किसी डेट को अगर उस मीटिंग के दौरान कह दे कि हम इस डेट को इलेक्शन करा रहे हैं, 19 सितंबर को मान लो इलेक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा, आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कुछ गाइडलाइंस होती हैं। क्या गाइडलाइंस होती हैं? जैसे ये गाइडलाइन होगी कि पॉलिटिशियन किसी को पैसा देते हुए ना पकड़े जाएँ। ये गाइडलाइन होगी कि आप लैंग्वेज के आधार पर प्रचार नहीं कर सकते।
टीवी पे कितनी देर प्रचार कर सकते हो, सोशल मीडिया पर क्या सिंबल यूज़ नहीं कर सकते और कब तक यूज़ नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें गाइडलाइन में दी होती हैं। तो इम्पोर्टेंट हमने आर्टिकल देखा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन म्युनिसिपल और पंचायती राज का इलेक्शन कराता है। अगला आर्टिकल इस न्यूज़ से हम रिलेट कर सकते हैं, आर्टिकल 325। 325 में क्या बात की गई है कि जब भी इलेक्टोरल रोल आएगा, उस इलेक्टोरल रोल में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग इन्वॉल्व हैं, उसे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स। इस बेसिस पर किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और सिंगल इलेक्टोरल रोल दिया जाएगा। मतलब आप अगर एक जगह पटना में रजिस्टर्ड हैं, तो आप दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। ठीक है? तो ऐसा ही एग्ज़ाम्पल अगर ले सकते हैं, तो कोई विमेन दलित है, तो कास्ट के आधार पर उसे डिनाई नहीं किया जा सकता इलेक्शन से। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ जानी। मतलब मैंने आर्टिकल 324 और 325 के बारे में आपको बता दिया कि किस तरह से 324 में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे इलेक्शन कराएँगे और 325 में बताया गया है कि कास्ट, रिलीजियन, सेक्स और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 326 की बात कर लेते हैं। देखो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, हल्के-हल्के करो। ये नहीं है बहुत जल्दबाजी में आप चीज़ें ख़त्म कर दो, फिर चीज़ें याद ही ना आए क्योंकि एग्ज़ाम्पल नहीं डिस्कशन किया। इसलिए हर चीज़ में एग्ज़ाम्पल ज़रूरी है। अब आर्टिकल 326 को देखेंगे। आर्टिकल 326 क्या कहता है कि इलेक्शन जो होगा वो एडल्ट सफ़रेज के बेसिस पर होगा। एडल्ट सफ़रेज का क्या मतलब है कि आपकी आयु अगर 18 साल से ऊपर है, तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। देखो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले 1988 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से पहले जो आपकी वोटिंग की एज थी वो 21 साल थी। इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद 18 ईयर कर दिया गया। मतलब आपकी एज 18 साल हो गई है, तो आप लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट दे सकते हैं, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। जैसे 2019 में 900 मिलियन इंडियंस ने वोट किया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो जो आप पढ़ते रहेंगे तो धीरे-धीरे चीज़ याद हो जाएगी। मतलब बेसिक अगर 326 देखा जाए तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। अब आर्टिकल 327 देख लेते हैं। ये क्या करता है पार्लियामेंट को पावर देता है कि कुछ इलेक्शन लॉ बना सकते हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 अभी इसका हम डिफरेंस देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये पार्लियामेंट इस पर लॉ बनाता है। जैसे 1950 में क्या बताया गया है कि वोटर के पास क्या आयु होना चाहिए, वोटर के पास क्या क्या आइडेंटिटी लेंगे, ये अभी इसका डिफरेंसेस देख लेंगे हम, जो बात को देखेंगे। अभी इसको थोड़ा आर्टिकल्स को क्लियर करते हैं, फिर लीगल प्रोविज़न देखेंगे। आर्टिकल 51 में जो कैंडिडेट उठ रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? किस आधार पर वो वोट क मतलब कहाँ उठ सकते हैं, कितनी बार उठ सकते हैं, ये सब चीज़ें। अब आर्टिकल 328 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 328 क्या करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर देता है, वो किस तरह के लॉ बना सकते हैं, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड, पंचायती राज इलेक्शन से रिलेटेड। जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट में इलेक्शन होने हैं, तो पार्लियामेंट के पास लॉ है। बनाने की पावर है। ठीक है? और नेक्स्ट आर्टिकल जो लास्ट आर्टिकल है, इलेक्शन से रिलेटेड 329 की बात की गई है। 329 में क्या है कि आप कोर्ट जो है इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता इलेक्शन के प्रोसेस में। कोर्ट कब इंटरफेरेंस करता है? जब कोई कैंडिडेट मल प्रैक्टिस के केसेस में पकड़ा जाए। तो मल प्रैक्टिस के केसेस में जो पकड़ा जाता है तो पहले स्टेट के हाई कोर्ट में केस जाता है, देन सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये बेसिक आर्टिकल थे आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन को सुपरवाइज करने की पावर देता है। आर्टिकल 325 डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करता है। आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज की बात करता है। आर्टिकल 327 और 28 पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है किसमें लॉ बना सकते हैं। और आर्टिकल 329 में क्या है कि कोर्ट को कोई इंटरफेरेंस नहीं है एक्सेप्ट जब पिटीशन जाएगी और पिटीशन में मल प्रैक्टिसेस पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या होगा, ये नीडी पर्सन तक ईज़िली पहुँच पाएगी। नेक्स्ट लीगल प्रोविज़न देख लेते हैं। देखो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है और 1951 में क्या डिफरेंस है, आप ये बेसिक चीज़ पहले जान लो। 1950 और 1951 में बेसिक डिफरेंस देखोगे तो 1950 में, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझा सकूँ दोनों के बीच में डिफ़रेंस, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। आरपीए एक्ट 1950 और आरपीए एक्ट 1951। ये इस एक्ट से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स। आरपीए एक्ट 1950 जल्दी से कर देते हैं। आरपीए एक्ट, अगर किसी को ज़्यादा जल्दी है तो वो 2 की स्पीड से भी सुन सकता है। ठीक है, आरपी एक्ट 1950 में क्या है? देखो 1950 में क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। वोटर्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है 1950 में। इलेक्टोरल रोल कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, इसके बारे में बात कहने को मिलती है। तीसरी चीज़, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1950 में आता है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आई अभी तक। क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर आरपीए एक्ट 1950 में है और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये आपको पता होना चाहिए। जब किसी स्टेट या लोकसभा में जब इलेक्शन होते हैं तो स्टेट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। शहर को कई भागों में तब्दील कर दिया जाता है ताकि एक सांसद यहाँ से बन सके, अगर बड़ा शहर है एक सांसद यहाँ से बन सके। और ऐसे ही जब स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन होते हैं तो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज बता दी। अब इसमें क्या होता है, चौथी इंपॉर्टेंट चीज एलोकेशन ऑफ सीट्स होती है पार्लियामेंट के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। कितनी, भाई पॉपुलेशन बढ़ गई है, स्टेट में कोई स्टेट मर्ज हो गया है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया है, तो उसमें किस तरह से कितनी सीट होना चाहिए। तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज देखी, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी और एलोकेशन ऑफ सीट फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ठीक है, ये देखिए 1950 में क्या है, एक्चुअल कंडक्ट होता है इलेक्शन का, मतलब पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी, पोलिंग पर किस तरह से बस्ता जाएगा। आपने बस्ता नहीं देखा होगा, मैंने अपनी लाइफ में बस्ता देखा है। हमारे यहाँ मेनका गांधी का बस्ता आता था। तो मेनका गांधी का बस्ता आता था, उसमें बहुत सारे चीजें निकलती थी, चिट्स निकलती थी उनकी, और उनके उनसे रिलेटेड कुछ पैसे भी निकलते थे, कहना नहीं चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलती थी जो इलेक्टोरल रोल में, मोमबत्ती निकलती थी, लाइट नहीं होती थी रात में। तो ये क्या होता है, एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन जो है वो आरपी एक्ट 1951 में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी 1951 में आता है। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब एमएलए और एमपी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन होती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इलेक्टोरल ऑफेंसेस और डिस्प्यूट इसमें आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब दो इंपॉर्टेंट चीज आ गई, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें इसमें भी आई हैं। ऑफ क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स जो एमपी एमएलए हो गए, और इलेक्टोरल ऑफेंसेस एंड डिस्प्यूट, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये याद रखना। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि लीगल प्रोविजन क्या क्या होते हैं। और केएस पुत्तुस्वामी केस में क्या है, आधार को आप ब्रीच नहीं कर सकते, आधार कोई कंपल्सरी नहीं है। आप आधार को वोटर आईडी से रिलेट भी, सॉरी वोटर आईडी से क्या बोलते हैं उसे, वोटर आईडी से लिंक भी कर सकते हैं और विदाउट लिंक किए भी दे सकते हैं। पीयूसीएल केस में 2003 में क्या क्या, राइट टू वोट एक स्टेचुटरी राइट है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि जेलर्स को भी जाने का अधिकार मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में जो ऑर्डर दिया उसका डिस्कशन किया। तो थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ें, वो पहुँच पाए। थैंक यू।